नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 8 अगस्त और आज हम लोग जो है द हिंदू में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे तो लेकिन एक जन विश्वास अधिनियम जो है इसको लेकर के कई आर्टिकल्स आ रहे हैं लगातार। तो इनको कुल मिला जुला करके इसका मोटिव समझ लेते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जन विश्वास अधिनियम जो है ये जन विश्वास अधिनियम है क्या और इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसकी क्या आलोचनाएं की जा रही हैं और इसके वास्तव में फर्दर क्या असर पड़ सकते हैं। ये चारों चीज़ें केवल समझने का है। आज का जो है आज कुछ ज़्यादा विशेष लंबा नहीं रहने वाला है। तो कुल मिला के आप समझिए ये जन विश्वास एक्ट जो है 2022 का, इसको अभी जो है संसद सत्र में मानसून सत्र में लाया गया और ये जो है संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। और गवर्नमेंट जो है इसको एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन के तौर पर ले रही है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इससे बढ़ेगा। अच्छा, क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, आप ऐसे समझिए। ये जन विश्वास अधिनियम वास्तव में क्या है कि जो 19 मंत्रालय हैं, मतलब मंत्रालय तो कई सारे हैं लेकिन उन टोटल मंत्रालयों में से कुल 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों में से, 42 एक्ट्स में से, ठीक है ना, 19 मिनिस्ट्रीज़ के 42 एक्ट्स में से 183 प्रावधान जो है 183 क्लॉजेज को अमेंड करने का काम किया गया है इस एक्ट के द्वारा। और वो 183 क्लॉजेज जो अमेंड किए गए हैं वो इसलिए अमेंड किए गए हैं क्योंकि कई सारी, मतलब सरकार का ये मानना था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एकदम बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है कि किसी से एक गिलास पानी गिर गया मतलब इतनी छोटी सज़ा के लिए प्रावधान नहीं होगा वहाँ। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सरकार को ऐसा लगता है कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, बिजनेस के दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि जो बहुत सामान्य सी बातों पर सीधे दंड का प्रावधान करते हैं। दंड वो भी सीधे जो है, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से जेल तक पहुंचा देने का काम करते हैं कि एक गिलास पानी गिर गया, आप 6 महीने जेल में बंद रहेंगे। आपने जो है किसी की तरफ घूर के देख लिया, आप 8 महीने जेल में बंद रहेंगे। आपने उसको जो है जीभ दिखा दी, आप 8 महीने जेल में बंद रहेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए जो है सरकार का ये मानना था कि ये प्रोविजंस जो हैं इनकी वजह से कई सारे लोग परेशान होते हैं या बिजनेस को उस तरीके का इम्पीटस नहीं मिल, मीन्स जो प्रोत्साहन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए सरकार ने 19 मंत्रालयों से संबंधित 42 एक्ट्स के 183 प्रावधानों को संशोधित करने का काम किया। अच्छा, संशोधन में किया क्या है? तो संशोधन में ये किया है कि उन ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं रह गए। तो अपराध की श्रेणी में नहीं रह गए तो आप देखेंगे कि वैसा हाई प्यूनिटिव नहीं रहेगा, ज़्यादा भयानक जेल वगैरह का दंड नहीं दिया जा सकता, पर जो फाइनेंशियल पेनाल्टी का प्रोविज़न है वो उनके ऊपर लगाया गया है। तो अलग अलग एक्ट में, अलग अलग प्रोविज़न में अलग अलग तरीके की पेनाल्टीज लगाई जाएंगी, ठीक है। आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। अब कुल मिला के आप समझिएगा कि इसमें ओवरऑल इशू क्या उठ रहा है। चूंकि 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट हैं तो 42 एक्ट जो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि कुछ मीडिया से रिलेटेड हैं, कुछ पब्लिकेशन से रिलेटेड हैं, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कोई ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है, जैसे मान लीजिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो ऐसे कई सारे सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग तरीके के एक्ट हैं। इशू ये उठा हुआ है पहला कि ये सरकार ने जो आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया है, बजाय जो कठोर सजाओं का प्रावधान था, तो उनकी जगह आर्थिक दंड लगाने का मतलब ये है कि आदमी पैसा दे करके जो है अपराध कर सकता है। मीन्स आपके किसी चीज़ को डीक्रिमिनलाइज कर देने से वास्तव में क्या उसका जो प्रभाव पड़ता है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो जब नकारात्मक प्रभाव कम नहीं हो जाएगा तो डीक्रिमिनलाइज कर देने से किसी क्राइम को, अगर आपको ये लगता है कि आप आर्थिक दंड लगाएंगे और लोग रुके रहेंगे, तो एक तरीके से ये हो गया कि पैसा दीजिए, क्राइम कीजिए। ये प्रावधान कर दिया। ये कंट्रोवर्शियल इशू है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, ठीक है। अब जो है इस बात को आप आगे समझिए। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि कुछ ऐसे सेंसिटिव सेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में कोई प्रावधान चेंज किए गए दवाइयों को बनाने के लेकर के। अब दवाइयों को बनाने को लेकर के आपने जो है कुछ प्रावधान को डीक्रिमिनलाइज कर तो दिया। अब मानिए कि जो दवाई बनाई जाती है तो उस दवाई में एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल किए जाते हैं। तो अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट के मिक्सचर को लेकर के प्रावधान ऐसा था जो क्राइम माना जाता था, आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो अब जो प्रोडक्शन होगा उसमें अगर मान लीजिए कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एपीआई बोलते हैं उनको, तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के
इर्रिलेवेंट प्रोपोर्शन को, यानी गलत तरीके से जो उसका अनुपात मिलाया जाएगा ज़्यादा या कम, तो उसकी वजह से सीधे मरीजों की सेहत पे फ़र्क पड़ेगा ना भाई। दवाई तो बीमार आदमी खाएगा, तो अब उसकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है केवल फाइनेंशियल पेनल्टी चुकाइए और आप किसी की तबीयत भी खराब कर सकते हैं। कुल ये एक उदाहरण दिया हमने आपको, ऐसे ही पर्यावरण को लेकर भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। फर्दर और भी जो ऐसे एरियाज़ हैं उनमें समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप कभी वो निकाल के देखिएगा कि कौन से 42 एक्ट हैं जिनमें जो है डीक्रिमिनलाइज किए गए हैं ऑफेंसेस। तो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये समझ में आती है कि जब एग्जीक्यूशन होगा इसका, तो इस तरीके की गंभीर समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं की वल्नरेबल सेक्शन भी जो है उस पर भी इसके गलत इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तीसरा जो आज के आर्टिकल में ऑथर ने पॉइंट उठाया है, वो पॉइंट ये उठाया है कि ये जो पेनाल्टी लगाने का काम है, देखिए अगर कोई, वैसे तो आप लोग जानते हैं संवैधानिक व्यवस्था में आप देखते होंगे कुछ जो है अर्ध न्यायिक संस्थाएं भी होती हैं, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं जिनको। तो ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो है वो आर्थिक दंड लगाने का काम कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भी आयोग वगैरह रहते हैं, तो मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, तो ऐसे आयोगों को, या फिर जो है अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, तो ये आयोग जो है ये आर्थिक दंड का प्रावधान जो है इनको मतलब ये कर सकते हैं, लगा सकते हैं आदमी के ऊपर, अगर कोई कुछ इस तरीके का गतिविधि करता पाया जाता है या फिर जो है उन्हें समझ में आ जाता है। यहाँ फिर क्या है कि यहाँ जैसे मान लीजिए कि जो पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी, तो वो पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, ठीक है। क्यों, मान लीजिए कि जो भी अपराध हैं वो विभागों से संबंधित होंगे, तो विभागों से संबंधित अपराधों में जो पेनल्टी लगाएगा कोई, तो या तो जॉइंट सेक्रेटरी होगा या जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल का अधिकारी होगा, तो ब्यूरोक्रेट्स जो है ये फाइन लगाएंगे। तो यहाँ ऑथर की चिंता ये है कि क्या वास्तव में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्हें फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि दंड देने की जो प्रक्रिया है उसके लिए तो भाई जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है, जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि विधायी कामकाज संसद करेगी, कानूनों को लागू कराने का काम सरकार करेगी, कार्यपालिका करेगी, और न्याय करने का काम न्यायपालिका करेगी। तो न्याय करने के काम में जो है किसी तरीके का दंड, चाहे वो आर्थिक हो या फिर जो है फौजदारी दंड हो, मीन्स जो है कैद संबंधी हो, किसी तरीके का कारावास से संबंधित दंड हो, या इसके अलावा और भी किसी तरीके का दंड हो सकता है, तो ये काम जो है ये न्यायपालिका का है। तो आर्थिक दंड लगाने का काम जो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, ये एक तरीके से जैसे जब न्यायपालिका कुछ ऊपर बोल देती है, तो मतलब ये ऑथर ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि न्यायपालिका जब लगता है कभी कभी कि कुछ इंक्रोचमेंट कर रही है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के अधिकारों का, तो उसको कहते हैं ये जुडिशियल ओवररीच का मामला है। तो ऐसे ही ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच का मामला है एक तरीके से, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के राइट्स को ओवररीच करने का प्रयास कर रही है, ये ऑथर कहना चाहते हैं। 3 एग्जाम्पल देते हैं वो इस बात के, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर कि सिंस द 1980s द ब्यूरोक्रेसी हैज़ ट्राइड 3 डिफरेंट रूट्स टू कैप्चर जुडिशियल पावर। पहला, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बिगन क्रिएटिंग जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। ये जो ट्रिब्यूनल बनाते हैं, तो ट्रिब्यूनल में आपने देखा होगा इसमें कुछ जज तो रहते ही हैं, लेकिन वो उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी भी रखे जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल बना करके एक तो जो जुडिशियल पावर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश कर रही है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि फर्स्ट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बिगन क्रिएटिंग जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स टू टेक ओवर वेरियस जुडिशियल फंक्शंस हिदरटू एक्सरसाइज्ड बाय द जुडिशरी। जिन्हें अभी तक जो है जुडिशरी परफॉर्म करती थी, उनको अब जो है कैप्चर करने का प्रयास करती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बाय द ट्रिब्यूनल्स। क्यों? क्योंकि जो ट्रिब्यूनल हैं ये ऐसे बनाए जाते हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपॉइंट होने की एज ए टेक्निकल मेंबर। ओके, तो टेक्निकल मेंबर के तौर पर ब्यूरोक्रेट्स को जो है इसमें शामिल कर दिया जाता है। दूसरा कहते हैं कि द यूनियन गवर्नमेंट बिगन क्रिएटिंग ए न्यू क्लास ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स सच एज द सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, which had powers to punish the private sector with punishing fines. Virtually all these regulators ended up being headed by senior bureaucrats. कुल मिलाकर के जो इस तरीके की संस्थाएं बना दी जाती हैं, जैसे सेबी है
है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। तो ये संस्थाएं जो है इनको भी हेड करने वाले लोग आखिरकार हैं कौन? तो हैं तो ब्यूरोक्रेट ही, और ये भी आर्थिक दंड लगाने का काम करते हैं। तो जब ये आर्थिक दंड लगाने का काम करे तो दूसरा, इस तरीके की सांविधिक संस्थाओं के माध्यम से ये जो है जुडिशियल पावर को कैप्चर करने का दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने। तीसरा उदाहरण देते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट स्टार्टेड क्रिएटिंग द रोल ऑफ एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स इन अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन सच एज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऐसे ईडी बना दिया आपने। अब ईडी जो है वो क्या करती है? सीज कर देगी किसी की ज़मीन, उठा लाएगी किसी को, है ना। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, तो ये भी क्या करते हैं? फाइनेंशियल पेनल्टी वगैरह लगा देते हैं, आर्थिक दंड का प्रावधान ये संस्थाएं भी कर देती हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो इसके तहत जो है आर्थिक दंड का प्रावधान कर सकती है ईडी, है ना। आईटी एक्ट है, इसके अंदर भी आर्थिक दंड के प्रावधान है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, इसके अंदर भी आर्थिक दंड के प्रावधान है। तो इस तरीके से यहाँ भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, विभिन्न जो एक्ट्स हैं, अधिनियमों के माध्यम से वो भी आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि इन एक्ट्स में तो जो लोग काम करते हैं ये पेनल्टी वगैरह लगाने का, वो प्योर ब्यूरोक्रेट्स ही, ऑलवेज ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है 3 स्टेप बताए। अब इसका जरा ये देखिए कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हैं कि कौन कौन से एक्ट्स में क्या क्या संशोधन किए गए, एक बार वो देख लीजिए ज़रा सा। 3 एक्ट्स का एग्जाम्पल दिया, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के, तो वैसे ही 3 एग्जाम्पल्स जो है यहाँ इन्होंने दिए हैं कि जैसे जन विश्वास एक्ट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अमेंड करता है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का, इसको भी अमेंड करता है। और अमेंड करने के बाद करता है क्या कि कुछ सर्टेन ऑफेंसेस थे जिनके लिए जेल की सज़ा होती थी, कैद होती थी, उसके लिए 15 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती हैं। और ये पेनल्टी लगाएगा कौन? तो वही जॉइंट सेक्रेटरीज लेवल के अधिकारी ही लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको अगर मान लीजिए कहीं पे डैमेज होता है फॉरेस्ट में, तो उस डैमेज को लेकर के न केवल इंक्वायरी कराने का राइट है, बल्कि जो ऑफेंडर है उसके ऊपर एक अनकैप्ड कंपनसेशन, मीन्स वो ये भी तय नहीं है कि कितना लगाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी उसकी कहीं ना कहीं, पर कितना लगा सकते हैं वो उनकी मर्जी के ऊपर है। तो वो उस तरीके से फाइन लगाने का अधिकार है उनको अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो यहाँ 3 एक्ट्स का जो है यहाँ पर उन्होंने जो है उल्लेख किया है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ये 2-3 एक्ट्स के उदाहरण दिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हमने आपको बता दिए, है ना। दूसरा, इस शक्ति के पृथक्करण को लेकर के चिंता कितनी गहरी जता रहे हैं और क्यों जता रहे हैं, इसका कारण आप एक बार ये देख लीजिए कि ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैंडेट ए सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 डायरेक्ट्स द स्टेट टू अचीव इट इन ड्यू टाइम। ठीक है, मीन्स किसी तरीके का कोई ऐसा विशेष प्रावधान या फिर कहीं डिसाइड करने का प्रयास नहीं करता है भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण को जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। लेकिन जो अनुच्छेद 50 है, तो अनुच्छेद 50 के अंदर स्टेट को ये डायरेक्शन है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें ये शामिल किया गया है संविधान में कि राज्य जो है इसको भविष्य में प्राप्त करने की कोशिश करेगा, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो कहते हैं कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स था ये 1970 तक भी पूरी तरीके से अचीव नहीं किया जा सका था बिकॉज ऑफ क्रिमिनल मैजिस्ट्रेसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। सच ए सेपरेशन वॉज नॉट अचीव्ड अंटिल सेवरल ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू इफेक्ट बिकॉज द क्रिमिनल मैजिस्ट्रेसी वाज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट इंडिपेंडेंस। क्योंकि आपको पता है जैसे ब्रिटिश कॉलोनी था देश, तो ब्रिटिश कॉलोनी के दौरान जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोला जाता था, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनको क्रिमिनल मामलों में भी सज़ा देने की शक्तियाँ थीं। तो ये सज़ा देने की शक्तियाँ जो हैं ये संविधान के लागू होने के कई सालों बाद तक भी बनी रहीं।
तो क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी का जो इशू था, कि क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी का इशू 1970 तक बना रहा, और दैट्स वाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे किसी तरीके से फ्लॉड होता रहा, मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से उसको पालन नहीं किया जा सका। जैसे एग्जांपल देते हैं कि द वेस्ट बंगाल सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक्ट 1970, कि पश्चिम बंगाल का ये जो एक्ट है इसने सेपरेट किया करके जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके रोल को इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 CRPC 1898 के अंतर्गत। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए। और देखिए लास्ट में कंक्लूड करते हुए ऑथर बोलते हैं कि चाहे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर ट्रिब्यूनल के नाम पे नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल हो, तो इस तरीके के जो रेगुलेटर्स हैं, ये रेगुलेटर्स जब कभी कोई फ़ाइन वगैरह लगाते रहे या कोई डिसीजन अपना देते रहे हैं, तो अक्सर जो इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं कि इनकी जुडिशियल पावर्स को लेकर के ये बार बार बोला जाता है कि ये अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशियल पावर्स को। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि सवाल वास्तव में जो उठता है वो ये उठता है कि ये जो पेनाल्टी लगाने का काम है ये जुडिशियल फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अगर मान लीजिए पेनाल्टी लगाना अपने लिए वैलिड मानती है तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर ये देखना पड़ेगा कि आर्थिक दंड का प्रावधान करना ब्यूरोक्रेसी के द्वारा या एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा लगाया जाना ये वाजिब है या नहीं। ये तब पता चलेगा कि इम्पोजिशन ऑफ ए पेनाल्टी एक जुडिशियल फंक्शन है या नहीं। अब इसके बाद आगे बोलते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोच के देखिए कि किसी भी तरीके का जो दंड दिया जाता है तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आदमी को एक फेयर ट्रायल मिलता है। फेयर ट्रायल मतलब कि जज के सामने उसको उपस्थित किया जाएगा। जज के सामने उपस्थित करने के बाद जो है जब ट्रायल चलता है तो पहले ये तय किया जाता है कि इस आदमी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो ये उस आरोप का दोषी है भी या नहीं है। तो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस दोनों के बेस पे जब वो आदमी फाउंड गिल्टी होता है, मीन्स जब दोषी पाया जाता है, तब दोषी पाए जाने के बाद जो है उसको सज़ा सुनाई जाती है। अब दोषी पाए जाने से पहले आप देखेंगे जो कोर्ट में ट्रायल होता है, तो कोर्ट में ट्रायल के पहले पकड़ने का काम, इस तरीके के काम जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के होते हैं। तो पकड़ने तक का काम तो चलो ठीक है। यहाँ ये कहते हैं कि अब आप देखिए यहाँ कोई ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी है उसने ही पकड़ा, और पकड़ने के बाद फिर सज़ा सुनाने का काम भी जो ब्यूरोक्रेसी ने ही कर दिया। तो एक तरीके से ये जो एग्जीक्यूटिव काम है कानून का उल्लंघन करने के बाद पकड़ने वाला काम, ये तो कानून लागू, जैसे कानून का उल्लंघन कोई करता है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो लागू कराने का काम करती है तो कोई तोड़ेगा तो पकड़ेगी। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है तो न्यायिक व्यवस्था का काम है उसका दंड निर्धारण करना और ये तय करना कि वास्तव में इसके ऊपर जो आरोप लगा है उसके लिए ये दोषी है भी या नहीं। लेकिन यहाँ दोनों काम जो है ब्यूरोक्रेसी खुद ही कर ले रही है, एग्जीक्यूटिव बॉडी खुद ही कर ले रही है। तो कुल मिला के कहते हैं कि द गवर्नमेंट कैन नॉट बी ए प्रोसिक्यूटर एंड जज इन इट्स ओन कॉज। अपने बीच कभी अपने आप को खुद ही, वही जो हम कहेंगे वही कानून और जो हम बोलेंगे वही सज़ा। तो एक तरीके से क्या वापस जो है भाई राजा में क्या प्रॉब्लम होती थी, राजतंत्रों में राजा में यही प्रॉब्लम होती थी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों की शक्तियां राजा में ही निहित हैं। उसने जो बोला वही कानून, जिसके ऊपर जिसे चाहा एक्सेप्शन दे दिया कि तुम पर लागू नहीं होगा, जाओ ऐस करो फिर जिसे मनाया उस तरह की सज़ा दे दी। एक ही अपराध के लिए दो तरह की सज़ाएं थी, है ना। एक ही अपराध के लिए, आप जैसे प्राचीन काल में आप देखेंगे भी कई जगह पर कि एक ही अपराध के लिए वर्ग के आधार पर सज़ा दी जाती थी। ऐसे मान लीजिए कि ब्राह्मण है तो उसको अलग तरह की सज़ा, क्षत्रिय है तो उसको अलग तरह की सज़ा, वैश्य है तो उसको अलग तरह की सज़ा, शूद्र है तो उसको अलग तरह की सज़ा। तो एक ही अपराध के लिए अलग अलग तरीके की सज़ाएं दी जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ की भावना को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो वही काम एक तरीके से ऑथर कह रहे हैं कि ये इम्पोजिशन ऑफ ए पेनाल्टी थ्रू द ब्यूरोक्रेसी में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के लास्ट में बोलते हैं जन विश्वास एक्ट अलाउज ब्यूरोक्रेट्स इन चार्ज ऑफ इन्फोर्सिंग द लॉ टू ऑल्सो कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड इम्पोज द स्टेचुरी पेनाल्टी ऑन ए फाइंडिंग ऑफ रॉन्ग डूइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट। ये संवैधानिक रूप से जो है संशयात्मक है, संदेहास्पद है, कुल मिलाकर के असंवैधानिक कह सकते हैं एक तरीके से इसको। तो
इसी के साथ में आज हमारे पास जो आर्टिकल था, यही एक आर्टिकल था डिस्कस करने के लिए, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप समझ ही गए होंगे। मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि आज ज़्यादा लंबा नहीं है हमारा अपना वीडियो, तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए उपयोगी है। दूसरा, आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि वो भी अपनी तैयारी में जो है इसको एक पार्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई सुधार का सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप जो है हमें दे सकते हैं, ताकि हम अपने पढ़ाने में या फिर जो भी हम जिस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं उसमें जो सुधार अपेक्षित हो और आवश्यक हो, तो अपेक्षित और आवश्यक सुधार जो है वो अपनी तरफ से करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए है, या आपकी कोई क्वेरी है, या आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप हेल्प चाहते हो, तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ईमेल आईडी पड़ी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में, तो हमें मेल भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं देखूँगा वैसे ही मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।